जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ हैं प्रथम बिष्ट जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। पशु प्रेमी हैं, पशुओं के लिए काफ़ी कार्य करते हैं और आप द्वारा सोशल मीडिया का सदुपयोग किया जाता है, सही उपयोग किया जाता है। किसी की भी मदद सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी आप द्वारा काफ़ी जागरूकता फैलाई जाती है, पॉजिटिव मैसेज दिया जाता है, किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं सतर्क बात के सारे परिवार को बधाई देता हूं, मेरा प्रणाम। आप लोग बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं जनता की आवाज़ बन के, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। धन्यवाद सर। आप कार्यरत हैं, सिडकुल की एक अच्छी कंपनी में आप कार्यरत हैं और उसके बाद भी आप समाज के लिए इतना समय निकालते हैं, कैसे कर पाते हैं, कैसे ऊर्जा मिलती है आपको? सर, ये क्या होता है कि हम लोग जीवन में जब हम बढ़ते हैं आगे, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा हुआ है कि उठो, एक सपना देखो और उस सपने के पीछे भागो। तब तक भागो जब तक वो सच ना हो जाए। जैसे हम लोगों ने आज़ादी का सपना देखा था, उस समय असमानताएं थी, बहुत असमानताएं ऐसी थी अंग्रेज और हम में। तो वो असमानताएं दूर हुई, हमें एक आज़ादी मिली। 75 साल हमने व्यतीत किए जीवन के आज़ादी के रूप में। असमानताएं अभी बहुत हैं जीवन में, जिन्हें हमें और भी दूर करना है। आदमी औरत में असमानताएं, छोटे बड़े में असमानताएं, अच्छे और बहुत अच्छे में असमानताएं, और जानवर में और इंसान में असमानताएं। तो ऐसी बहुत सी असमानताएं हैं जिन्हें अभी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी हमें आज़ादी की 75 साल के बाद एक और आज़ादी देखने को मिलेगी जो बहुत सुकून भरी होगी। और क्या होता है कि विवेकानंद जी ने हमें ये भी कहा है, हमेशा मैं बहुत आदर्श मानता हूँ इन शब्दों को, बड़े बड़े आइडल को, ये भी कहा है कि अपने से नीचे जो है, जो सक्षम नहीं है, उसे सक्षम बनाएं किसी न किसी रूप में। जैसे आप किसी न किसी रूप में भूखों का पेट भरते हैं, जिस ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, अपने से जो सक्षम नहीं है, नीचे हैं आपसे, उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही मैंने भी एक सोच देखी कि जानवर सक्षम नहीं है तो उन्हें उठाने का प्रयास किया जाए, उनके एथिक्स को समाज को बताया जाए, फॉलो करवाया जाए। तो कहीं ना कहीं भारत का एक छोटा सा कोना है, जो एक बिंदु है हमारे मन में, वो आज भी स्वतंत्र नहीं हो पाया है। जो कि हम देखते हैं, मुर्गियाँ हैं, मछलियाँ हैं और सूअर हैं, स्वान हैं, गाय हैं, 2 फीट के रस्सी से बंधी है, बैटरी केजेस में बंधी है, अपने पंख तक खोलने की जगह नहीं मिलती है। तो सर, इनकी लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई है, सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। जो 1960 में हमें एक एनिमल एक्ट मिला था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी एनिमल एक्ट, वो 1960 से अभी तक सर, अभी तक अमेंडेंट नहीं हुआ है, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से भी, प्रशासन से भी और केंद्र सरकार से भी यही उम्मीद रहेगी, और बहुत से बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं इसमें, सांसद भी लगे हुए हैं, बहुत से पशु प्रेमी लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक दिन देखना हम लोगों को जीत मिलेगी। और इन जो बेजुबान हैं, जिन्हें अभी तक आज़ादी नहीं मिली है, जो बैटरी केजेस में हैं और जिनसे हम असमानताएँ करते हैं, जिनका हम पेट नहीं भर पाते हैं, बहुत सी चीज़ें जिनका इलाज नहीं कर पाते, जिनका कोई नहीं है समाज में, हमारे भरोसे भगवान ने उन लोगों को छोड़ा हुआ है। तो ये समानताएं जरूर दूर होगी। नहीं, बहुत माफ़ी चाहूँगा, आपको रोका। बहुत सराहनीय प्रयास रहता है आपका, बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी सभी युवाओं के आइडियल हैं और मैं कहता हूं कि सभी युवा उनको जिस दिन धारण कर लेंगे, उस दिन हमारे भारत को सर्वोच्च पे देखेंगे। देखा जाए तो आप पशु प्रेमी हैं, पशुओं पे और जानवरों पे काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। एक चीज़ देखने को मिलती है, जब पशु प्रेमी का टैग लगता है तो उसमें गौ माता को अलग कर दिया जाता है। जो गौ सेवक हैं, जैसे यहाँ पे भी गौ सेवक हैं, उनको सांप्रदायिकता से जोड़ दिया जाता है। तो ये क्यों? वो भी गौ माता है, हमारी माता का दर्जा प्राप्त है उनको, और उनकी भी यदि कोई सेवा करता है तो उसको संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है। वहीं जनरली डॉग या जिसकी भी करता है वो पशु प्रेमी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं इसमें करेक्ट करूँगा। पशु प्रेमी मतलब सर, हम देखते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हम जब अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देखने जाते हैं तो हमारी सूची बहुत लंबी हो जाती है। अब ये सूची इस बात पे डिपेंड करती है कि हम अपनी लड़की से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, अब ये सूची जब तैयार होती है तो हम देखते हैं बाहर एनिमल क्रूल्टी जो लोग कर रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि वो लोग बंद दरवाजे में अच्छे होंगे? नहीं होंगे। मगर मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ
जो ओपन में एनिमल सेवा कर रहे हैं और गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और मैं ये आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, वो बंदरवाजे में भी अच्छे होंगे। अब रही बात गौ माता की, गौ माता हमारे लिए पशु नहीं है, गौ माता हमारी माँ है। तो हम लोग टेक्निकली इसमें क्या कर रहे हैं, क्या हम क्लीन मिल्क का एक कैंपेन है, उस पर हम अगर सोचें तो 3 क्वेश्चन है मेरे गौ माता से रिलेटेड। जो गौ माता मेल कैटल देती है वो कहाँ जाते हैं, जो गौ माता बूढ़ी हो जाती हैं वो कहाँ जाती हैं, और जो भैंसें बूढ़ी हो जाती है स्लॉटर हाउस जाती है, कैटल का स्लॉटर होता ही होता है सर, वो कहाँ जाती है? क्योंकि बीफ में इंडिया हमारी किन ऊंचाइयों को छू रहा है ये आप जानते हैं, आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, है ना। और बूढ़ी गौ माता हमारी कहाँ जाती है ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो गौ पाल रहा है, 10 से 15, है ना। तो ये जो टेक्निकली है ना सर थिंकिंग, ये हमें सोचनी पड़ेगी। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्लीन मिल्क को करना, वेगन होना पॉसिबल है अगर आप सोचेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन उठाए जाएंगे ना सर लोगों से, तो आपको जवाब अपने आप मिलने लगेंगे। क्या हम दूध पी रहे हैं, क्या वो किसी वो प्रताड़ित नहीं हो रहा? मान सकते हैं आप बिना प्रेगनेंसी के, अगर बिना डिलीवरी के, बिना कैटल को दिए हुए गौ माता दूध दे सकती हैं? 1 महीने में, 1 साल में कितने टाइम आप उन्हें प्रेग्नेंट कर रहे हैं, क्या ये रिकॉर्ड कोई चेक करता है? क्या हम ये देखते हैं कि उसने ये 15 गाय रखी, वो उनको किसी कंडीशन में रख रहा है? तो मेरा ये मुद्दा होता है सर, गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। मैं रुद्रपुर ऐसा क्षेत्र है हमारा, मैंने देखा है, मैं बहुत क्षेत्रों में रहा हूँ, सभी लोग समाज सेवी हैं, सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी में कोई मैं पर्सन चिन्ह नहीं लगाता आज तक, क्योंकि आप भला तो जग भला। तो सभी को टेक्निकल सोचना पड़ेगा इसमें कि गौ माता के लिए, क्लीन मिल्क के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, बहुत टेक्निकल सोचिए इसमें क्वेश्चन उठाइए। जब आप क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्या चल रहा है, क्लीन मिल्क में हम क्या कार्य कर रहे हैं, ये कैटल कहाँ जाते हैं। मैं देखता हूँ सर कैटल यहाँ वहाँ घूमते हैं, छोड़ देते हैं। कैटल सर वो यूज नहीं करता डेयरी वाला। 1966 में जब गौ आंदोलन चला था तो अमूल के उसमें फादर भी थे, तो ये हुआ था, साफ साफ क्वेश्चन रखा था कि हम अगर कॉस्टली और इकोनॉमिक्स देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है कि मेल कैटल्स को रखेंगे, वो कॉस्ट नहीं आ पाएगी, वो क्लियर बिंदु है। तो आप इसमें सर कार्य करें, इसमें सोचें समाज सब गौ माता के बारे में, और हम जितना सहयोग हो सकेगा हम भी देंगे। नहीं, बहुत बढ़िया है। ये लाइव सेशन है, किसी भी दर्शक का यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकता है, आप द्वारा जवाब भी दिया जाएगा। सर, गौ सेवा की बात होती है तो यहाँ पे एक नाम आता है विराट आर्या, जो उनकी पूरी एक टीम है, काफ़ी लोग सेवा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए उनको एक सपोर्ट नहीं मिलता है। वो लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी गौ माता का जितना वो लोग उपचार कर पाते हैं, वो मैं व्यक्तिगत उन लोगों को जानता हूँ, वो लोग करते हैं। कहीं यहाँ पे ऐसा सेटअप बनाया नहीं गया है गवर्नमेंट द्वारा कि आपातकाल स्थिति में रेस्क्यू करना हो या एम्बुलेंस हो, उसकी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? और जो समाजसेवी संगठन है वो अपने एफर्ट से, उनको कोई गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं आता, कोई गौशाला नहीं है यहाँ पे, ना किसी प्रकार का ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, नगर निगम से एक थोड़ी सी छोटी सी जगह मिली है, वो लोग अपने एफर्ट से, लोगों की मदद से, चाहे जैसे भी हो, चारा दवा की व्यवस्था करके अपने करते हैं। उसमें सरकार कहीं ना कहीं फेलियर दिखती है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या कोई भी उनको मदद पहुंचाई जाए। हालांकि नगर निगम से लेने के लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, तब जाके उनको एक जगह मिला है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सरकार से कहाँ सरकार फेलियर हो रही है इसमें? सर, अपने स्तर पे सभी जो दल हैं यहाँ पे, सभी अपने अपने स्तर में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमने भी देखा है सभी अच्छा कर रहे हैं, किसी में कोई प्रश्न नहीं है। मगर हमें जो एसेसरीज चाहिए, एसेंशियल हमारी जो सर्विस होती है, वो जो हमें प्रोवाइड कराए तो उससे और इफेक्टिवनेस अच्छी आती है। जो ये क्वेश्चन है आपका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस और सरकार के लिए हमें एक आश्रय, एक शेल्टर प्रोवाइड होना चाहिए जो एक कैपेबल हो, एक क्वांटिटी के लिए, कि हम इतने पशु को डेली बेस पे इलाज करवा सकें। एक छोटा सा मिला हुआ है नगर निगम की तरफ से, वो देखा हुआ है, मगर उसमें भी बहुत कार्य करने पड़ते हैं। अगर वहाँ भी 4 से 5 पशु हो जाते हैं तो वहाँ पे रखना मुश्किल हो जाता है, तो उसे क्लोज करवाना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी बहुत कार्य करने ज़रूरी है। तो ये शासन से और मेरी राज्य सरकार से, श्री नवयुवक और युवा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मेरा निवेदन है कि रुद्रपुर क्षेत्र में और विधायक जो हमारे हैं अभी प्रेजेंट में, निवेदन है कि ये जो हमारी एसेंशियल सर्विस है और ये एसेंशियल हमारी जो नीड है इनको प्रोवाइड करवाया जाए। गौरक्षा दल हो चाहे कोई भी दल हो, इसमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराए जिससे ये बंदे और भी अच्छा कार्य कर सकें और इसकी इफेक्टिवनेस दिखेगी लोगों को। अभी मैं देखता हूँ हरियाणा में मैं देखता हूँ बहुत गौरक्षा दल है, बहुत से दल ऐसे हैं सब, वो लोग एक नेक्स्ट लेवल में जाके कार्य कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन उनके साथ को रिलेटेड करके चलता है। आपने देखा ये हरियाणा में, अब उन लोगों को देखना, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे वो राजनीतिक प्रशासन हो, वो बहुत सक्रिय हैं सर गौरक्षा दल के लिए। आप मेवात में देखिए, नूह में देखिए, वो लोग बिल्कुल इफेक्टिवनेस दिखाते हैं। जहाँ पे लड़ने की बात आए, जिस रूप में जिस भाषा में जो समझता है उस भाषा में वो लोग समझाते हैं उन्हें। तो ऐसा ही होना चाहिए और दलों के साथ मिलकर चलें क्योंकि गाय हमारी माता है और हमारा अभियान यही है कि गौरक्षा का हम गौवंश का हम कल्याण करें और उसकी रक्षा करें। अभी हम लोग भारत में लंपी वायरस से बहुत प्रेरित हो रहे हैं। अभी मैं आपको एक जागरूकता भी बता देता हूँ पूरी दर्शकों को। लंपी वायरस हमारे उत्तर भारत में बहुत फैल चुका है, जो एक डिजीज़ है स्किन से रिलेटेड, वो गाय में हो रही है, एक स्थान पे वो खड़ी रह रही है और एक उसमें बबल टाइप के फंगस हो जा रहे हैं। तो इसके लिए भी प्रशासन को जगना होगा। मैं देख रहा था रिसेंटली, मैंने ट्वीट भी किया था इसके रिगार्डिंग, बहुत चीज़ें करी हैं और हमारे भगुना जी बहुत सक्रिय आदमी है इसमें पशुपालन में, तो उन्होंने अभी रिलेटिव से बात भी करी है और मैं देखूंगा कि आने वाले समय में सरकार इसके प्रति जागरूक होगी। बहुत बढ़िया है सर, आपका प्रयास बहुत सराहनीय रहता है। मैं आपको फॉलो करता हूं, आप निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं और जैसे भी आप मदद करते हैं आप करते हैं। कोई भी लाइव प्रश्न हो किसी का तो आपसे पूछ सकता है सर। जहाँ तक सर गौ सेवा की बात हुई, वहीं देखिए आजकल का एक कल्चर डेवलप हुआ है, लोग डॉग पाल रहे हैं। बहुत बढ़िया है, आप पशु प्रेमी हैं या आपका प्यार करते हैं, आप पालिए। लेकिन एक तरफ स्वच्छता का मिशन चलता है कि स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जाता है और नगर निगम का एक स्लोगन भी है कि स्वच्छ शहर हो अपना। तो कहीं ना कहीं जो लोग डॉग पालते हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी भी फैलाते हैं। उनके पास एक तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है किसी को, या कोई लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है, कोई डाटा नहीं है कि कितने लोग पाले हैं, कहाँ पे पाले हैं। वो लोग क्या करते हैं, जनरली घरों में डॉग पालते हैं और जब उनकी गंदगी करनी होती है तो बाहर टहलाने लाते हैं, रोडों पे गंदगी कर देते हैं और जगह जगह गंदगी कर देते हैं। उनके द्वारा जो भी गंदगी होती है वो रोडों पे फेंक दिया जाता है। नाइट के समय आते हैं, अर्ली मॉर्निंग आते हैं। तो क्या ये सही है? क्या उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अपने शहर को, अपने समाज को गंदा करने का कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार द्वारा एक उनको लाइसेंस कंपलसरी न किया कर दिया जाए कि कितने लोग पाल सकते हैं, किस तरह से उनको स्वच्छता का एक बता दिया जाए कि ये है आपका माप, इस तरह से आपको पालना है, इस तरह से आपको स्वच्छता रखनी है और जो इस पे गलत करता है, दोषी पाया जाता है, उसको कुछ आर्थिक दंड दिया जाए? आपकी क्या राय है? देखो, ये नेचर हमारा है और हम इसके हैं, तो हमें इसको क्लीन करना हमारा एक फर्ज भी है, धर्म भी है। तो ठीक है, मगर नेचर से पहले ये सब नेचर से पहले की चीज़ें हैं। जो स्वान हैं, जो ये पशु पक्षी हैं, ये सब हमसे पहले हैं सभी लोग। तो हमें क्या है, ये तो देखो इनके लिए कहीं वॉशरूम तो बना नहीं है ना, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब हमने पाला है, अपनी नीड के लिए पाला हुआ है ना। जो लोग पालते हैं सर, मैं वो आपको वो भी बताता हूँ, ये भी एक टाइप की क्रूरता है। माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। वॉशरूम नहीं बना है, लेकिन आप अपने लिए वॉशरूम बनाते हैं, अपने घर में रखते हैं, सारी जो भी आपकी व्यवस्थाएं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो आप उसको तभी पालिए जब आपके पास एक घर में आप व्यवस्था बनाएं। ऐसा भी किया जा सकता है कि उसके लिए एक व्यवस्था बनाया जाए और तब पाला जाए। बिल्कुल ये गलत है कि हम जहाँ रहते हैं, एक पशु को भी पता होता है, वो अपनी पूंछ से भी झाड़ू मार के क्लीन करता है, ठीक है। तो ये गलत होता है कि हम कहीं पे भी पशु को मतलब जो भी है वो करवा देते हैं, ये करवा देते हैं और उसके बाद बहस करना शुरू करते हैं। ये सब गलत है। एक स्थान बनाना चाहिए, थोड़ा दूर रेजिडेंस एरिया से दूर भी रख सकते हैं। हम जब घूमने जाते हैं, हम खुद भी वॉक करते हैं, रेजिडेंस एरिया से दूर ही जाते हैं वॉक करने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप क्लीन भारत का एक स्लोगन है, तो इसको लोग गौर करें और इसे समझें और जो भी हम पशु प्रेमी हैं, पालते हैं, थोड़ा ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें कहाँ करवानी है, किस स्थान बनाएं। RAWA के अगेंस्ट एक रेजिडेंसी का भी एक नियम होता है, हम लोगों को पता है। कोई भी कॉलोनी, कोई भी सोसाइटी और कोई भी इंसान रीलोकेट नहीं कर सकता है आवारा पशु को। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कोई भी कॉलोनी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंसान किसी भी पशु को
रीलोकेट नहीं कर सकता, ये कानूनी जुर्म है। और 51C के अकॉर्डिंग किसी भी पशु प्रेमी को भोजन कराने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। और मैं आपको बताता हूँ 429 के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पशु को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दर्द देते हैं या करते हैं ऐसा कि उसे दर्द हो रहा है, तो आप सजा के भी हकदार है, 5 से 6 साल की सजा है और जुर्माना भी है। तो आप सतर्क रहें, सतर्क भारत के माध्यम से बताना चाहूँगा। और क्लीन भारत को भी के लिए भी सतर्क रहें, मेरी आपसे गुजारिश है। और सबको मिलकर चलना, समानताएं बना के चलें, इक्विलिब्रियम बना के चलें, पशुओं के साथ भी, बेजुबानों के साथ भी और अपने साथ भी। बहुत अच्छा बताया आपने। स्लोगन है स्वच्छता का अभियान, ये स्लोगन में ही रह गया है, क्योंकि लोग अभी आप देखिए आसपास के जो नाले हैं वो पूरी तरह से कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं। लोग अपने घर के बाहर जो नाले हैं उसको खुद ब्लॉक कर देते हैं और कहीं ना कहीं समाज खुद दोषी है, लेकिन उंगली अपने ऊपर कोई लेना नहीं चाहता है। बहुत बढ़िया आपके द्वारा प्रयास निरंतर किया जाता है स्वच्छता के लिए भी, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी। बेसिकली आप पहाड़ से हैं, मूल निवास अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। तो जो पहाड़ के हमारे दर्शक आते हैं उससे मेरा एक प्रश्न है, मैं इस पे अभियान भी चला रहा हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए और उत्तराखंड की स्थापना के 22 वर्ष नवंबर में पूर्ण हो जाएंगे। तो उसमें हम पहाड़ को कहाँ देखते हैं? पलायन उससे ज़्यादा बढ़ा है कहीं ना कहीं, मेरे सर्वे में ऐसा आया है कि पहाड़ में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको उपचार सही नहीं हो पाता, उसके कारण दम तोड़ देती हैं। कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सिर्फ पेपरों में है, और दोनों सरकारें को बराबर का मौका मिला, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सबको बराबर का मिला। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं और क्या सुझाव है कि पहाड़ का पलायन रोका जा सके? कहीं ना कहीं इसमें जनता भी दोषी है, क्योंकि हम अपने नेता खुद ही चुनते हैं। हमें पता है हम नेता चुनते समय क्या ध्यान रखते हैं, हम ये सोचना होगा। ये बहुत सोचना हमारे लिए बहुत विचारधीन हमारे लिए एक विचार है कि हम जब नेता चुनते हैं तब अपनी शर्तें क्यों नहीं रखते हैं, तब हम एक पंपलेट क्यों नहीं बनाते हैं कि हमारी ये शर्तें हैं वोट देने की, तब हम अपनी मांग क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि आप अभी वोट तो दे देंगे, 5 साल आपको वो बंदा नहीं दिखेगा, ठीक है, और 5 साल आप भी अपना रोना रोते रहेंगे कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। मगर आप उस समय क्यों नहीं रोते जब आपके पास वोट मांगने आता है? जब उसी लिस्ट क्यों नहीं देते हैं? क्या आप फीडबैक ले सकते हैं उससे 5 साल का? क्या मंथली फीडबैक ले सकते हैं? क्या प्राइवेटाइज कर सकते हैं इसे हम, कि हम मंथली फीडबैक लें, अब 6 मंथ का फीडबैक लें कि आपकी ये एक्चुअल था और ये आपका प्लान था, ये आपका एक्चुअल चल रहा है, ये आप करने वाले थे, ये आपने नहीं करा है। क्या हम ये कर सकते हैं? पलायन देख लिए, आज हमारे उत्तराखंड से इतना पलायन जा रहा है, हर युवा बाहर दिखेगा मगर हमारे क्षेत्र में नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों? ये विचारधीन है, आप इसे सोचिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, लेकिन एक चीज और देखने को मिलता है। उत्तराखंड की स्थापना के साथ साथ स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक आर्थिक पैकेज दिया इसको, इंडस्ट्री का एक लेके आए यहाँ पे, और काफ़ी उत्तराखंड में रोजगार के लिए एक काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस समय एक नियम भी बनाया गया था कि 70% लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज की डेट में 4 या 5 जगह हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, हरिद्वार है, भगवानपुर है, रुड़की है, देहरादून सेलाकुई में भी प्लांट है, यहाँ पे भी सितारगंज और रुद्रपुर है। जिसकी औद्योगिक राजधानी रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर का सिटकुल है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पलायन उत्तराखंड से बाहर भी हो रहा है और ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड के लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों, गुजरात में जा रहे हैं, यूपी तक में जा रहे हैं जॉब करने के लिए। तो जो 70% का रेशियो है उसको आप क्या सफल मानते हैं? कहाँ कमी रह गई कि लोगों को उत्तराखंड से भी बाहर पलायन करना पड़ रहा है? मैं खुद वर्किंग हूँ यहाँ उत्तराखंड में ही, और ये बहुत आपने प्रश्न जो आपने पूछा है ये पूरे उत्तराखंड के लिए है। कहीं ना कहीं पूरा सिडकुल हमारे यहाँ हरिद्वार में भी है, आप भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और हरिद्वार में भी है, रुद्रपुर में भी है। क्या वजह है कि 70% वाली चीज़ें नहीं है? ये बहुत परसेंट हमारे दिमाग में सबके गूंजना चाहिए, पहाड़ तक गूंजना चाहिए। जब आप दिल्ली तक अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, मुंबई तक अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, दुबई तक अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो टैलेंट तो आप पे है, ये मैं कन्फर्म हूँ। क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस 100% ठोक के बोलता हूँ कि टैलेंट तो है पहाड़ के लोगों में, और खूब भरा हुआ है। एक पहाड़ का व्यक्ति इतना स्वाभिमानी होता है, इतना अटक होता है अपने केंद्र के लिए और अपने सक्सेस के लिए और अपने मिशन के लिए।
तो कहीं ना कहीं मौका जो है सर, मौके कम मिल रहे हैं, है ना। मैं कहता हूँ सिस्टम सरकार को देखना पड़ेगा कि सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए। क्वेश्चन पूछा सर आपसे, पहले तो धन्यवाद। तो धन्यवाद। ये आपने जो उत्तराखंड के लिए चिंतित आपका मैं देखता हूँ ना सर, मन मेरे को बड़ी खुशी होती है। तो अभी हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि आप देवभूमि के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि सिडकुल और ये जो रोजगार हमारे हैं इनके बारे में सोचा जाए कि यहाँ ये जो नरेंद्र तिवारी जी ने कहा था 70%, ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और इसकी इफेक्टिवनेस कैसी आई जाए और उसमें प्रश्न उठाया जाए। जी जी, बहुत बढ़िया है सर, आपने अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा भी एक रहता है कि उत्तराखंड हमारी कर्म भूमि है और 20 साल मैंने उत्तराखंड को दिए हैं, बहुत एक अच्छी पहचान मुझे उत्तराखंड ने दी है। तो मेरा एक इमोशन उत्तराखंड से और बेसिकली पहाड़ से जुड़ा है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी पहाड़ पे आके बसे हैं। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ और हमारी सतर्क भारत की टीम इसके लिए अग्रसर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर्यटक जो स्थल थे वो लिमिटेड हो गए हैं, जो बढ़ने चाहिए थे वो उनको भी कम कर दिया गया है और उनकी व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं है। बाहर के लोग आके एक तरह से कब्जा कर लिए हैं। ये भी पलायन का मुख्य कारण है कि जिससे पलायन हो रहा है। और कहीं ना कहीं युवाओं में भी जागरूकता की कमी है। यहाँ उत्तराखंड के युवाओं में, वो बाहर जाके काम करना पसंद करते हैं लेकिन खुद क्रिएटिव यहाँ नहीं होना चाहते हैं। तो उनके ढूंढना पड़ेगा सर सरकार को कि बाहर जाके युवा क्यों मजबूर है कार्य करने में। ये बहुत प्रश्न आपको उठाने चाहिए लोगों को, क्यों आखिर मजबूर है इंसान बाहर। मैं खुद जानता हूँ बहुत से लोग हमारे सीईओ हैं, प्लांट हेड हैं सर, अच्छी अच्छी पोस्टों में हैं, जो हमारे पहाड़ से रिलेटेड हैं और बाहर की कंपनियों में, एमएनसी कंपनियों में हैं। आप उठा के देखिए सर, बहुत टैलेंट है यहाँ लोगों पे। मैं भी जानता हूँ 2 लोगों को, नाम मैं शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी जो टॉप 10 वर्ल्ड में है, उसके सीईओ हैं आप। और वो देखते भी हैं, हमारा शो भी देखते हैं, शायद आज देख भी रहे हों। और सेना के सर्वोच्च पद पे उत्तराखंड ने दिया, एक चेहरा दिया बिपिन रावत जी का, जो दुर्भाग्यवश हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन वो हर युवाओं के आइडियल हैं और उन्होंने हमारे देश को एक नई पहचान दी थी। हमारी सेना को एक आधुनिक बनाने का मुख्य कारण वही रहे। तो उत्तराखंड किसी भी जगह में, आज देखिए स्पोर्ट में, क्रिकेट में महिलाएं कितनी आगे हैं, हमारी लड़कियां कितना अच्छा खेल रही हैं। अभी लक्ष्य सेन का देख लीजिए, बैडमिंटन में उसने गोल्ड लिया है। आपका ये क्रिकेट में पुरुषों में देख लीजिए, सारे लोग, ऋषभ पंत कहाँ से कहाँ लोग, काफ़ी लोग गए, धोनी का भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड यहीं से है। तो उत्तराखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक पार्टियां या सरकार या ये निजीकरण की जो कंपनियां, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से पलायन हो रहा है। और 70% का जो क्राइटेरिया है उसके लिए गवर्नमेंट से भी, ये सरकार से मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऑडिट की प्रक्रिया उसमें रखी जाए, जिससे सालाना या छमाही या 3 महीने में जब भी उसका ऑडिट हो हर कंपनी का, कि वो 70% उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है, इस पे कार्य करना चाहिए। आपका क्या है इस पे कि ऑडिट व्यवस्था रखनी चाहिए? बिल्कुल सर, ऑडिट व्यवस्था रखनी चाहिए और एक ग्राउंड लेवल पे जाके देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। कागजी लेवल पे कार्य नहीं होना चाहिए, किसी भी कार्य फिजिकली वर्क होना चाहिए। एक थिंकिंग लेवल में हमारा फिजिकली वर्क डिफरेंट होता है और हम ये सोचते हैं, कागजी काम अलग होते हैं। रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट दिखाना, प्रेजेंट करना, ये बातों में डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को देखें सरकार, और जो भी इससे कंसर्न पर्सन है वो देखे रिलेटेड, और इस पे चिंतित रहें। जी जी, आप प्रथम बिष्ट जी थे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कार्यरत हैं सिडकुल के एक अच्छी बड़ी कंपनी में, लेकिन उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करते हुए भी जो सामाजिक कार्य होता है उसको करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद संपन्न होते हैं, वो खुद कार्य कर सकते हैं। अब रक्तदान का ले लीजिए, बहुत से ऐसे लोग कॉल करते हैं कि ब्लड दीजिए। किनको कॉल करते हैं? जो आप जैसे समाज सेवी हैं, या जो रक्त के लिए, हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप है, नन्हे कदम है, बहुत सारी ऐसी टीम है हमारी, जो आपको भारत के किसी कोने में 20-30 मिनट में ब्लड दिला सकती है। ऐसी हमारे रुद्रपुर के अंदर समाज सेवी बैठे हैं और ब्लड
पे कार्य करने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी ये रह जाती है कि जैसे किसी को ब्लड चाहिए, वो खुद अपना दायित्व तो भूल जाता है, वो खुद समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है। वो तुरंत एक फोन उठाएगा, आपको प्रथम बिष्ट को कॉल करेगा, प्रथम बिष्ट अपने कार्य को छोड़ के उसके लिए कार्य करेंगे, लगेंगे और उसको ब्लड दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें उनको भी आगे आना चाहिए। उसके लिए आपका क्या मैसेज है, और सतर्क भारत के माध्यम से ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे दर्शक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या सामाजिक दायित्व तो सिर्फ समाज सेवियों का है? क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? यदि सबसे युवा देश और सबसे युवा जो हमारे आज के युवा हैं वो अपना दायित्व समझ लें, तो क्या हमें विकसित होने से कोई रोक सकता है? सर पहले तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, ये देश हमें बहुत कुछ देता है, तो हम भी इस देश को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करें। तो हमें भी 8.3 मतलब जो भी हमारे 8.5 घंटे होते हैं उसमें आवर्स में से निकाल के जो कार्य करता हूँ वो मेरी अपग्रेड है। मेरे को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मैं अपने सुकून के लिए करता हूँ सर, वो मैं उसमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होता। अब सर ब्लड के लिए, ब्लड से रिलेटेड हमारे यहाँ जो रुद्रपुर के युवा हैं, किच्छा के युवा हैं, जो यहाँ के युवा हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, बहुत नेक्स्ट लेवल पे कार्य कर रहे हैं। मैं मतलब काफ़ी प्रेरित होना चाहिए लोगों को, युवाओं को उनसे, और आप लोग भी कर रहे हैं सर ब्लड के लिए कार्य, सब मतलब कार्य कर रहे हैं, मतलब नीड नहीं पड़ती है इतनी अगर देखा जाए तो। मगर आप लोग एक सिंपल, मैं व्यक्ति को बोलूँगा अगर शादी के लिए, अगर बारात के लिए लिस्ट तैयार कर दो, 250 लोगों से 500 लोगों का नाम मुझे दे देगा कि ये हमारे 500 लोग हैं, ये हमारे बाराती आएंगे जी और ये खाना खा के जाएंगे। मगर मैं उसका रिश्तेदार अगर कोई बीमार है ना सर, ब्लड के लिए 50 बहाने पता क्या होंगे। मैंने परसों दिया था, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे चक्कर आ जाएगा, मुझे थकान है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तो अकेला ही आया हूँ। तो इस सब चीज़ों से ना जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी मोटिवेटर हो सकता है ब्लड का, समाज सेवी, समाज सेवा करना मतलब क्या है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है हमारा, कोई एक विशेष समुदाय का और विशेष हमारे जैसे लोगों का किसी का भी कर्तव्य नहीं है, सबका एक हर एक नागरिक का कर्तव्य है, कोई भी कर सकता है समाज सेवा। तो करने का प्रयास करना पड़ेगा, लोग मदद करने के लिए बनना पड़ेगा। मैं लोगों को देखता हूँ 8.5 घंटे की ड्यूटी करते हैं, किसी की भी मदद नहीं करना चाहते हैं, जो साथ रहते हैं उनकी भी नहीं करना चाहते हैं सर। तो थोड़ा सा अंदर ना ह्यूमैनिटी लानी पड़ेगी लोगों को। और जो लिस्ट बनाते हैं ना बारातियों की, उन बारातियों की लिस्ट में से ब्लड ग्रुप अगर आप छांटेंगे ना, एक बार लिख लेंगे कि इसका ए पॉजिटिव है, इसका बी पॉजिटिव है, और उसके आधार पे उसके रेफरेंस में अगर नंबर सेव कर लेंगे ना फ़ोन पे, तो आपको नीड नहीं पड़ेगी किसी और की। आप डायरेक्ट फ़ोन करिए, आप बोलिए ए पॉजिटिव उसका था, मैं नंबर सेव करता हूँ सर सबके, मुझे आपका पता है बी पॉजिटिव है ना जी है ना सर, तो सबके नंबर मैं सेव करता हूँ, तो मैं उसी नाम से करता हूँ कि इसका ब्लड ग्रुप ये है। और कभी कोई मना नहीं करता सर, स्टेटस लगाते हैं, कोई मना नहीं करता। बाकी हमारे यहाँ के क्षेत्र के, चाहे दिनेशपुर के युवा हों, चाहे किच्छा के हों, चाहे रुद्रपुर के, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ, और ऐसे ही नाम करते रहें रुद्रपुर क्षेत्र का। बहुत बढ़िया प्रयास रहता है सर का, सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार सेवाएं देते आते हैं अपनी। और 8 घंटा वर्किंग रहने के बाद जो समय होता है, शायद ही परिवार के लिए समय मिल पाता होगा। उसके बाद लगातार आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को भी आप इनको कॉल करेंगे तो एक फ़ोन पे उपलब्ध रहते हैं। मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं और जो आज के युवा हैं जो सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं या नशाखोरी में डूबे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यदि बनना है तो प्रथम बिष्ट की तरह बनो। समाज ने आपको एक पहचान दी है, समाज ने आपको एक नाम दिया, उस समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप समाज के लिए करो। और जिस दिन आपने ये एहसास कर लिया, आपको आगे बढ़ने से, खुद की तरक्की से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और ये बहाना होता है कि मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं भी समय निकालता हूँ। और जितने लोग भी ये बहाना करते हैं, आप खुद देखो, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कहीं पिकनिक मनाने जाना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं भी आपको किसी उत्सव में जाना है, तो आपके पास बिल्कुल टाइम निकलता है, आप प्री प्लान करके चले जाते हैं। क्या सप्ताह, एक दिन में घंटे, 1 घंटे के लिए आप समय नहीं निकाल पाएंगे? आप निरंतर सोचिए कि 1 हफ्ते में मुझे 1 घंटा निकालना है और उस देश और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से देना है, तो उस दिन हमारा देश विकसित होगा, फिर सोने की चिड़िया होगा और फिर हम विश्व गुरु बनेंगे। यही मोटिव है सतर्क भारत का, यही हम मैसेज देने के लिए हम लोग ये शो करते हैं। और एक असाधारण आवाज से जो किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे होते हैं उनको रूबरू कराते हैं, इसीलिए हमारा ये शो चलता है। आप
एक बहुत बड़ी असाधारण आवाज़ हैं जो सिडकुल में कार्यरत होने के बाद इस तरह की सेवाएं, और ख़ासकर जो पशु हैं उनके लिए आपका बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप स्टैंड ले लेते हैं, आप कहीं तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कहीं भी जाना होता है तो आप ट्विटर के माध्यम से, या जितना सदुपयोग सोशल मीडिया का हो सकता है जागरूकता के लिए या अपने अधिकार के लिए आप द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि जो हमारा अभी आज पहाड़ के लिए पलायन दर्द का जो अभी शो चलने वाला है, जिसमें हम दिखाने वाले हैं, आप हम हमारे साथ आएंगे और आप जैसे युवाओं को आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक मोटिव है सतर्क भारत का कि हम पहाड़ का पलायन रोकेंगे, उत्तराखंड में ही रोजगार देंगे, और यहाँ से जो लोग भी बाहर जा रहे हैं उनको सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं, आप इनके लिए यहीं रोजगार दीजिए। जब औद्योगिक आर्थिक पैकेज मिला है तो इनको यहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। जनता से एक अपील मेरी और भी है, साइबर क्राइम बहुत जो हमारे क्षेत्र में और हमारे पूरे भारत में बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, उसके लिए आप लोग अवेयर रहे। कोई भी क्राइम होता है आपके पास साइबर से रिलेटेड, आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। और एज ए वॉलंटियर ऑफ ट्रैफिक पुलिस तो आप लोग इसमें भी ध्यान दें कि घर से जब भी निकलें हेलमेट पहन के निकलें और अपनी जान बचाएं, क्योंकि घर में आपका कोई इंतजार कर रहा होता है। ये हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, किसी के चालान के लिए नहीं है। तो आपसे मेरा निवेदन है, ट्रैफिक रूलों को फॉलो करें, स्पीड कम रखें, रास्ते में जानवर भी चलते होते हैं, उन्हें बचा के चलें बेचारों को, और हो सके तो ऐसा बने कि आपकी गाड़ी से किसी बेजुबान का एक्सीडेंट ना हुआ हो और ना किसी इंसान का। तो साइबर से रिलेटेड भी आप अवेयर रहें। पॉर्नोग्राफी को सर्च करना इंडिया में बैन हो चुका है, आप बैन ना करिए और बैन ना करें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सर्च भी ना करें उसे, क्योंकि बैन ऑलरेडी हो चुका है तो आप पे एफआईआर भी हो सकती है इससे रिलेटेड। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें इससे रिलेटेड, और सतर्क भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं फिर मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। अभी एक हमारे समाज सेवी हैं, साथी.com करके सेवा करते हैं, कल आए भी थे वो। उनका भी एक प्रश्न था भी और सुझाव भी था कि क्या समाज के प्रति समाज सेवियों का ही कर्तव्य है, जिम्मेदारी बनती है कि करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसीलिए जागरूकता चलाया जा रहा है कि समाज का हर व्यक्ति करे। और प्रथम बिष्ट जी अकेले, सिर्फ अकेले सभी के साथ मिलके पूरा प्रयास करते हैं। तो युवाओं को मैं आग्रह करूंगा कि आपके साथ भी कुछ भी संभव नहीं हो पाता, मैं आपसे बताऊं। जी, अकेले मैं कहता हूँ कि अकेले मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, अकेले कुछ भी संभव नहीं हो पाता। जो कहता है मुझसे अकेले, जो मैं बोलता है ना सर, वो मैं नहीं होता है, उसके पीछे बहुत बड़े हम होते हैं सर। अकेले कुछ भी संभव नहीं होता, आपके साथ कुछ ना कुछ शक्ति होती है, आपके पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट होता है, तो आप लोग ये कार्य कर पाते हैं। तो भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है समाज सेवा करना, मगर इसके लिए प्रेरित होना पड़ेगा। मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी चैप्टर आए समाज सेवा का, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिससे बच्चा शुरू से सीखे कि समाज सेवा करना एक हमारा सिलेबस है और ये मतलब मैंडेटरी हमें करनी ही करनी है। तभी हमारा देश सुधार पाएगा, और सुधर पाएगा इतनी बड़ी जनसंख्या में। जी जी, कहीं ना कहीं परिवार को भी जागरूक होना पड़ेगा, छोटे से ही अपने बच्चे को सेवा के प्रति आगे लाना होगा। आप थे प्रथम बिष्ट जी, एक बड़ी असाधारण आवाज़। आगे ऐसे ही असाधारण आवाज़ से आपको मिलाते रहेंगे। जय हिंद।